आशीर्वाद। पूजा ने रोशन के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। रोशन ने पूजा के झुके हुए मुख पर दृष्टि डाली। लगता है वह अभी अभी रोकर उठी है। रोशन रोजाना ही पूजा को उदास देखता है। वैसे पूजा रोती बहुत कम है। वह समझता है कि पूजा के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछकर पूजा को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं। पूजा के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती हैं कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती, और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। रोशन चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो पूजा धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में बैठी मत रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। पूजा ने चाय नहीं पी। गोद में हाथ रखे खिड़की के बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। पूजा के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी बीमारी लंबी चली। थोड़ा बहुत धन था वह खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते पूजा ने घर संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन शिखा मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई सागर बीए द्वितीय वर्ष में। रोशन ने जब पूजा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक शिखा पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। पर रोशन ने उसे आश्वासन दिया था कि विवाह में वह कुछ खर्च न होने देगा और विवाह के पश्चात भी पूजा अपना वेतन घर पर देने के लिए स्वतंत्र होगी। रोशन का यह तर्क था कि वह एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क पूजा को भी ठीक लगा। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय महसूस करती थी। उसने सोचा कि उसे रोशन जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कुछ कम हो जाएंगी। फिर भी पूजा की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण रोशन से उसके माता पिता की बहुत सारी आशाएं होंगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर रोशन ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वह दहेज जैसी बात सोचेंगे भी नहीं। रोशन के पिता विनोद राय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। रोशन उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। रोशन सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट हैं कि पूजा के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज के लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी आशा पूरी नहीं हुई तो वह स्तब्ध रह गए। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। रोशन कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ सरिता अपने पलंग पर लेटी हुई थी। विनोद राय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। रोशन बोला, माँ, पूजा कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी।
रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरा तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? पूजा पिताजी के लिए मौसम्मी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ाकर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं पूजा को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है रोशन? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस लेकर माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्यामलाल 25 लाख रुपए नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतना रकम लेकर आएगी वह क्या आपको रस निकाल कर देगी? कार में घुमाना, फिल्में दिखाना और शॉपिंग कराने में ही मेरी आधी वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उल्लाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह हुआ ही न होता तो यदि पूजा कुछ लाई नहीं है तो वो अपने ऊपर कुछ खर्च भी नहीं करती है। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो? सरिता के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी रोशन जानता था। वह चुप रही। रोशन फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। शिखा ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। सागर भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ पूजा का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इतना धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। रोशन हंसकर बोला, इतनी दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? शिखा डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी पूजा 2 गिलास में मौसम्मी का जूस लेकर कमरे में आई। रोशन हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी, पूजा तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई, अब पी लो। पूजा ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, रोशन का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात पूजा ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि रोशन ने उसे जो आश्वासन दिए थे वो निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि रोशन के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने के लिए धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वह अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी भी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती है, पर उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। पूजा ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख रोशन उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वो तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत माहौल बनाए रखते थे, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। पूजा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि विनोद राय जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला ने उन्हें धक्का मारकर भाग गया और वे सड़क पर गिर गए। पूजा तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। पूजा कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी ही शिखा को फ़ोन किया। शिखा ने कहा कि वे चिंता न करें, वह जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। पूजा ने छुट्टी के लिए स्कूल में फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी शिखा आ गई। जितनी तत्कालिक चिकित्सा करना संभव था
उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। शिखा अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण सरिता को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में पूजा आकर सास को धीरज बांधने का प्रयत्न करती। रोशन ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। पूजा ने उसे इस घटना की सूचना दे दी। सागर समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक दोस्त ने अपनी कार उसे दे दी थी। 5-6 घंटे बाद विनोद राय कमरे में लाए गए। शिखा ने बार बार पूजा की सास को तसल्ली दी कि विनोद राय जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। सरिता ने अपने कमरे के चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब सागर बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? पूजा हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसलिए यह बड़बड़ कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुनकर सरिता की आंखें झलझला आईं। वे सोच रही थी कि यदि पूजा ने बहन की पढ़ाई में सहायता न की होती तो क्या आज शिखा डॉक्टर होती, और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? श्याम सुंदर लाल का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? विनोद राय जब घर आए तब तक सरिता की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर वह पूजा के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें सागर के आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। सागर ने एक डिब्बा उनके पास लाकर रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर सरिता चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा मैं इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप भी तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए। सागर ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो सरिता स्तब्ध रह गई। डगमगाई आंखों से बोली, पगले मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और सागर ने सरिता का हाथ अपने सिर पर रख लिया। सरिता हंसते बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मैं यही कामना करती हूँ।